देखो बच्चों, इस चीज को आप समझ लीजिए फिर से। मैं बता रहा था लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है। लाइट रिएक्शन स्पेशली ग्रेना में होती है। एक थैलाकॉइड का एक हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है, इसका ब्रॉड सेक्शन हमने देखा है। इसके ब्रॉड सेक्शन में आपको 5 जो है सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। 5 सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं आप देखिए यहाँ पे। एक है आपका PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो कि P700 यानी कि 700 नैनोमीटर की लाइट को ये क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है। दूसरा आपका आता है PS2, ये 680 नैनोमीटर वाली लेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और उसके बाद आपका आता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जैसे कि आपके एंटीनरी मॉलिक्यूल से मैंने बताया, आपको क्लोरोफिल भी हो गया, आपका ज़ैंथोफिल हो गया, आपका कैरोटीनॉइड्स हो गया, ये सब मिलकर के काम कर रहे होते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है कपलिंग फैक्टर पार्टिकल। ये कपलिंग फैक्टर पार्टिकल किसके एनालॉगस है? ये एनालॉगस है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीजोम, स्पेशली एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीजोम, पूरी बात कीजिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीजोम। तो इस ऑक्सीजोम का भी शेप ऐसी होता है, टेनिस का रैकेट के जैसा होता है, ठीक है। तो वहां पर भी जो एंजाइम होता है वो होता है एटीपी सिंथेज, और यहाँ पर भी आपके कपलिंग फैक्टर में भी आपका जो एंजाइम है वो कौन सा, एटीपी सिंथेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये एटीपी सिंथेज एटीपी की सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, एंड विदाउट दिस एंजाइम द एटीपी सिंथेसिस विल नॉट बी टेक प्लेस। ठीक, तो मैंने फिर बताया कि ये जो साइटोक्रोम B6 स्टेप है, ये हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द ट्रांसफर द प्रोटॉन फ्रॉम द ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा। आप यहाँ पर देखिए कि ये प्रोटॉन यहाँ से ल्यूमेन से इधर स्ट्रोमा में ट्रांसफर हो रहा है, और ये आपका एडीपी मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर के क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। एक्चुअल में ये जो फेनोमेना अभी हमने बताया छोटा सा, ये केमी ऑस्मोसिस का फेनोमेना है। इसके ऊपर हम एक अलग से चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आई थिंक आपको इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन ये सब मोबाइल इलेक्ट्रॉन का ही है। अब आप आगे देखते हैं, आपका ये जो PS2 है, आपका ये जो PS2 है, PS2 रिलेट करता है किसके साथ बेटा? PS2 रिलेट करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लिसिस का मतलब बताया है शुरू में ही, लिसिस का मतलब होगा ब्रेकडाउन। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो होगा क्या कि आपका ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक करेगा तो इससे निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे आपका 2 प्रोटॉन निकलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो निकलेगा वो निकलेगा आपका एक नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आपका निकलेगा। तो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर की जो है ब्यूटी होती है कि यहीं से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। PS1 में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें होता है बेटा PS2 में होता है। PS1 की खास बात क्या है? PS1 की खास बात यह है कि यहाँ पर PS1 में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज। क्या बोलते हैं उनको हम? NADP रिडक्टेज। ये NADP रिडक्टेज क्या करेगा कि आपका ये जो NADP प्लस मॉलिक्यूल है, इसको रिड्यूसिंग एनर्जी में कन्वर्ट करवाएगा, NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट करवाएगा। आपकी एनसीईआरटी भी यही लिख रही है NADPH प्लस H प्लस। अगर आप लोग एनसीईआरटी छोड़ के कोई बुक अगर पढ़ते हो, जो कि पढ़ना नहीं चाहिए, अगर वहां पर NADPH2 लिखा हुआ है तो वो गलत, ठीक है। किस बात समझ में आई? अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो NADP प्लस के पास ये जो आपको प्रोटॉन जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, ये एक्चुअल में आते हैं कहाँ से? यहाँ से आते हैं। कहाँ से आते हैं? PS2 में जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन बना उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ये बात पता थी, ठीक है ना? चलिए, एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कि आपका प्लास्टोसाइनिन
आपका प्लास्टोसाइनिन, जिसको हम पीसी बोलेंगे इन शॉर्ट, एंड प्लास्टोक्विनोन जिनको हम PQ कहेंगे या कभी कभी खाली Q से डिनोट करते हैं। बोथ आर द मोबाइल कैरियर या मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर, जो भी आप कह सकते हैं। इनका काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को कैरी करना। दे कैरी द इलेक्ट्रॉन, दे कैरी द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे कैरी द इलेक्ट्रॉन। अब आप हमें बताइए, इसको लिख लीजिए, वॉन नील ने क्या कहा था? अरे वॉन नील ने क्या कहा था? वॉन नील ने बताया था H2S और H2O के बारे में। क्या इंपॉर्टेंस थी H2S और H2O? बताइए ना, कल पढ़ाया था। उन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, जो ऑक्सीजन निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, बल्कि किससे आती है? वाटर से आती है। उनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने प्रूव किया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो प्रीवियस में जो हमको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मिलती थी, जो थी वो रिएक्शन गलत थी। उन्होंने क्या बताया था, ध्यान दीजिए। जो नॉर्मल पुरानी रिएक्शन हमारी होती थी वो क्या होती थी बेटा? 6 CO2 प्लस 6 H2O। इससे क्या बन रहा था? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये HU फॉर्म में फोटोन एनर्जी के फॉर्म में रखा है, आपने फिजिक्स में पढ़ी है। इससे बन क्या रहा था? इससे बन रहा था C6H12O6 और प्लस क्या निकल रही थी बेटा? ऑक्सीजन निकल रही थी। कितनी ऑक्सीजन निकल रही थी? 6 ऑक्सीजन निकल रही थी, ठीक है। और प्लस क्या निकल रहा था बेटा? एनर्जी, प्लस एनर्जी। तो अब आप देखिए कि पहले तो शुरू में जब ये रिएक्शन लिखी गई तो लोग सोचते थे कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 6 कार्बन है, और ऑक्सीजन कितना है बेटा? 12 है ना। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना बन रहा है? 12 बन रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने से बेटा? 12 हाइड्रोजन से। 12 हाइड्रोजन यहाँ पर देखने को मिला, और 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 6 मिला। तो लोगों ने बता दिया कि वाटर से बन रहा था क्या? ग्लूकोज, और कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा था क्या? ऑक्सीजन। जो कि ये रिएक्शन पूरी तरीके से गलत है। तो जब वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट किया और फिर इसमें क्या दिया? एक अमेंडमेंट किया, सुधार किया। सुधार ये किया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद बताया कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअल में वाटर की स्प्लिटिंग से बनता है, और जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है इन फूड के फॉर्म में, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर किसमें जाती है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनती है। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, जोर से बोला, ठीक है। तो इसमें हमने बदलाव किया। बदलाव क्या हुआ कि ये आपका 6 CO2 तो पहले था, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा? 12 H2O कर दिया। क्या कर दिया? 12 H2O कर दिया। जब हमने 12 H2O किया तो हमें क्या मिला? हमें तो वही मिला कि 6 H12O6 मिला, और आपको क्या मिला बेटा? 6 O2 मिला, और साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल में मिला, और साथ में क्या रिलीज हुई बेटा? साथ में रिलीज हुई एनर्जी। तो वॉन नील ने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करके ये वाला इक्वेशन दिया और कहा कि ये अब पूरी तरीके से सही है, क्योंकि यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं, और यहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर ये बात प्रूफ हो गई पूरी तरीके से कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रहा है क्या? रिड्यूस होकर के बन रहा है ग्लूकोज, और वाटर जो है क्या बना रहा है बेटा? वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। ये बिल्कुल सही बात प्रूफ हो गई, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ रिडक्शन, ठीक है, और ये वाटर की स्प्लिटिंग से क्या बना? आपका ऑक्सीजन बना, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट लिखिए। और साथ ही साथ क्या हुआ था कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वाटर का ऑक्सीजन में कन्वर्जन जो हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग होकर के जो ऑक्सीजन बन रहा है, ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है आपके लाइट रिएक्शन के प्रोसेस। किसके थ्रू हो रहा है? लाइट रिएक्शन के प्रोसेस, डार्क रिएक्शन। बोलो,
किससे हो रहा है, लाइट रिएक्शन में कि डार्क रिएक्शन में? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की बात है, लाइट रिएक्शन। तो तुम डार्क का बोल रहे हो? तुम मुझे घूरना बंद करो, तुम इधर घूरो, ठीक है? ये जैसे चील जैसी इसकी आंख ऐसे घूरता है, ये हरे। तुमको बीमारी है, एक्सोथर्मिक वाइटर हो गई, ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब देखिए और क्या होता है, इसको थोड़ा सा पूरी सिनेरियो में बता रहा हूँ, उसको समझिए। आपके उसमें मैंने बताया किसमें आपका NADP रिडक्टेज किसके पास मौजूद होगा, PS1 के पास या PS2 के पास? PS1 के पास NADP रिडक्टेज मौजूद होगा। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर जो आपका NADP प्लस मॉलिक्यूल है, NADP प्लस मॉलिक्यूल है, ये फाइनली चेंज होता है जिसमें आपको पता है ये कन्वर्ट होगा NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होगा, NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होगा। और जो वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी, जो आपके वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी, वाटर की स्प्लिटिंग के बाद आपको मिला था 2 इलेक्ट्रॉन मिला था, और आपको क्या मिला था बेटा, 2 प्रोटॉन मिला था, और प्लस आपको एक नेसेंट ऑक्सीजन मिला था। ये वाला ऑक्सीजन तो अभी काम का नहीं है ना, जब तक ये O2 में कन्वर्ट ना हो जाए। O2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक वाटर नहीं बल्कि 2 वाटर को स्प्लिट करवाना पड़ेगा, तब वो अपने आप को रीअरेंज करके O2 में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है ना? तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये आपका PS2 में हो रहा है, ये PS2 में हो रहा है, और ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है ये किसमें हो रहा है बेटा, ये हो रहा है आपका PS1। किसमें हो रहा है, ये PS1 में हो रहा है। अब आप देखिए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जो मिले हैं, ये दोनों ही यहाँ पर आकर के इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो हमने इसको ऐड कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, ऐड करने के बाद ये प्रोडक्ट हमें मिल गया, ठीक है? अब आपको मैं बताऊं कि अगर आपको पूरा एक ऑक्सीजन बनाना है या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है, तो आपको यहाँ पर 2 से इंटू कर देना है। जब आप 2 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और यहाँ पर 4 प्रोटॉन बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये O2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। तब ये 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है, तो ये दोनों जब इसके साथ जुड़ेंगे तो NADP प्लस के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो यानी यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2 NADPH प्लस H प्लस। इस तरीके से सीक्वेंस में आप देखेंगे। इसको एक बार अभी और हम रिवाइज करेंगे जब आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी बातें आपकी NCERT में लिखी हुई हैं, लेकिन समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसको समझाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। तुमने तो पूरा प्रिंट कर दिया है NCERT, तो तुम नहीं खरीद कर उसको प्रिंट करो। बने बनाए घर में नहीं रहना चाहिए, बना के रहना चाहिए घर। नहीं है क्या चीज हो? हाँ नहीं, वो उसमें आएगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आएगा। कहीं पढ़ा क्या? नहीं ना, ध्यान मत लगाना। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लाइन पढ़ोगे? चल बेटा, हो गया सबका? सबका हो गया? आगे चलें, चलते हैं आगे। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा ये जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन 2 में डिवाइड हो रहा है। एक है आपका
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, PPLN लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एक आपका होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक का मतलब ये समझिए कि जैसे ये रिएक्शन सेंटर है हमारा, ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया, किसी एनर्जी को बनाने में यूज हुआ, और ये वापस जो है अपने घर पर वापस आ गया, जहां से चला था वहीं से वापस आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस। आप अपने घर से चले, कोचिंग आए, क्लास अटेंड की, वापस अपने घर पे गए, लेकिन अगर आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद अपना काम खत्म करने के बाद घर पर ना जा करके आप किसी तीसरी जगह पर चले गए, तब आप साइक्लिक प्रोसेस में नहीं है, तब आप नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात आपको बतानी है कि पहली बात हम करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसकी बात करेंगे बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो सवाल ये होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है। आपका ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, पहली चीज ये होता है आपका P700 में, यानी कि ये क्या है आपका PS1, ये आपका क्या है PS1 है। इसके साथ आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस मतलब या एंटीनरी मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर इसके साइड में आपको दिखाई दे। ठीक है, इतनी सी बात आप सुन। तो होता क्या है इसमें, ये आपका रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर आपका क्या है बेटा P700 वाला, यानी इसको हम क्या बोलते हैं बेटा PS1 या PS2, PS1 हम कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम बोलेंगे PS1। अब यहाँ पर है हमारे, यहाँ पर हमारा सन है, ये क्या रिलीज करेगा, सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी, और इस फोटोन एनर्जी को हार्वेस्ट करेगा कौन, इसके साथ में लगे हुए जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो इसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद ये भी हार्वेस्ट करेगा, ये भी ले रहा है, लेकिन ये जो एनर्जी लेंगे इसके साइड वाले मॉलिक्यूल, एनर्जी को ये रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देंगे। ये किसको ट्रांसफर कर देंगे, रिएक्शन सेंटर को। तो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर कौन है आपका PS1 जो है, ये आपका रिएक्शन सेंटर, यह है आपका रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये आपका रिएक्शन सेंटर। जैसे ही सनलाइट यहाँ पर पहुंची, इसको हम HNU कह रहे हैं, क्वांटम एनर्जी कह रहे हैं, फोटोन कह रहे हैं। जैसे सनलाइट यहाँ पर पहुंची की वजह से इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड स्टेट पे आ गए। वो कैसे आ गए बेटा, एक्साइटेड स्टेट पर आ गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर आए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने रिएक्शन सेंटर से जंप करके बाहर गए, और इसको एक्सेप्ट कर लिया किसने, इसको एक्सेप्ट कर लिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। किसने एक्सेप्ट कर लिया बेटा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और PS1 में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, जल्दी बताइए। आयरन सल्फर प्रोटीन, मतलब उसको क्या बोलते हैं, फेरोडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम बोलते हैं फेरो, ये याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं फेरोडॉक्सिन। तो ये कहाँ गया, हाँ, तो ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, हालांकि हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, बट आप थोड़ा सा जान लीजिए कि हाँ फेरोडॉक्सिन लिखा है, नहीं लिखा है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है हमारा फेरोडॉक्सिन। तो अब ये फेरोडॉक्सिन जो है, अब ये फेरोडॉक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। किस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये अपने मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर वालों को देगा, और फाइनली ये आपका, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी बनाएगा। और एनर्जी किसके थ्रू बनाएगा बेटा, एनर्जी बनाएगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो चल ही रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है बेटा,
एनर्जी बन रही है, तो एनर्जी जिस प्रोसेस के थ्रू बनती है उसको हम बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं उसको हम? केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है और केमी ऑस्मोसिस भी हो रही है। तो इस केमी ऑस्मोसिस में होगा क्या कि आपका ये जो एडीपी मॉलिक्यूल है, एडीपी मॉलिक्यूल है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल करके ये किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? एटीपी में कन्वर्ट होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली एग्जॉस्टेड होकर के, ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपने घर को वापस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर को चला आएगा। तो ये क्या हो गया आपका? एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अब इस साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में मेन इवेंट्स क्या हो रहे हैं? मेन इवेंट्स ये हो रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एटीपी बन रहा है। इसमें क्या नहीं हो रहा है? इसमें पहली चीज आपके ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा, क्या यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है? नहीं होता। यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें क्या रिडक्शन ऑफ NADP प्लस हो रहा है? वो भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एसिमिलेटरी पार बन रही है, वो है हमारी क्या? हमारी ATP बन रही है। ठीक है। और इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन कौन से फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं? तो वो पार्टिसिपेशन वाले जो फोटो सिस्टम होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कौन है? PS1 है, P700 वाला है। तो ये जो मेन इवेंट्स हैं, इन मेन इवेंट्स को आपको याद करना होगा, देख करके बताना होगा कि यहाँ पर कौन कौन से जो है इवेंट्स हो रहे हैं और कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। तो एक एक करके पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिख लीजिए। नंबर 1, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पहला हो रहा है कि देयर इज नो, मतलब खाली एसिमिलेटरी पावर एटीपी बन रही है। लिख लीजिएगा एक इवेंट, देयर इज नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन, देयर इज नो O2 प्रोडक्शन, पहली चीज। दूसरा, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर की यहाँ पर स्प्लिटिंग भी नहीं हो रही है। ठीक है। देयर इज नो reduction of NADP plus, not H, NADP plus, or only PS1 is participate, only PS1 is participating, only PS1 participate, और क्या होगा? only ATP assimilatory power formed, only assimilatory power formed। ये कुछ मेन इवेंट्स हैं। इसके साथ बात समझ में आ गई? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अगर नहीं है तो उसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं मिलेगा ना, एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए रिडक्शन अभी नहीं हो रहा है। किसकी बात हम कर रहे हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। जब हम नॉन साइक्लिक की बात करेंगे तो नॉन साइक्लिक में आपका PS1 और PS2 दोनों एक साथ चलेगा। ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ PS1 के पास NADP रिडक्टेज नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर NADP का रिडक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो जो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, स्पेशली जो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन एनर्जी कहाँ पर यूज हो रही है? आपके NADP प्लस को रिड्यूस करने में। और वो कहाँ से आएगी? वो आएगी आपके फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, आगे आप चलिए लिखिएगा, समझ में आएगा। तो अगली बात है आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये बात आपको समझ में आ गई है? तो ये सब जो मॉलिक्यूल आपके थे, ये वाले मॉलिक्यूल, ये सब कैसे थे? ये आपके एंटीना मॉलिक्यूल कह लीजिए, या आप इसको क्या कह लीजिए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कह लीजिए, चाहे इसको आप एसेसरी पिगमेंट्स आप कह लीजिए, जिसमें कौन कौन से आते हैं? क्लोरोफिल बी, बेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। ठीक है,
चलिए हम आगे, इसको हो गया सबका सर। हाँ बेटा। सर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कौन से पार्ट में होगा क्लोरोप्लास्ट के? बेटा लाइट रिएक्शन है। नहीं, वो थाइलाकॉइड में तो PS1 और PS2 दोनों होता है ना, तो फिर ये हाँ ठीक है, PS1 खाली हाँ अकेले इसको किस लिख जगह? तो लीजिएगा, ये होता है आपका स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा लैमेली में होता है, लिख लीजिए इसको, अकर्सिंग स्ट्रोमा लैमेली। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रोमा लैमेली में आपका PS2 क्यों नहीं होता, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली में आपका जो है लैग करेगा PS2 और साथ ही साथ क्या करेगा, NADP रिडक्टेज। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये लाइन, देखिए जरा सा गौर से देखिए, लिखा हुआ है कि स्ट्रोमा लैमेली लैग PS2 एंड NADP रिडक्टेज, ठीक है। एंड इट अकर्स ओनली व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट मोर देन P680। मोर देन 680 का मतलब क्या हो गया, 700 हुआ ना। चलिए अगला पॉइंट आपका आएगा साइक्लिक फॉस्फो, मतलब साइक्लिक हो गया, नॉन साइक्लिक की बात हम करने जा रहे हैं। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। जब भी कभी हम नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन हमारा है अकर्स एक्सक्लूसिवली इन ग्रेनल लैमेली। पहला पॉइंट, ये कहां पर होगा, ग्रेनल लैमेली में होगा। अकर्स ओनली या अकर्स एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब इसके अलावा कहीं नहीं। ग्रेनल लैमेली, ठीक है, ये कहां पर हो रहा है बेटा, ये ग्रेनल लैमेली के अंदर हो रहा है। क्या हो गया, अकर्स इन ग्रेनल लैमेली। अब यहाँ पर बहुत छोटा सा, हाँ एक दूसरे के ऊपर थैलेकॉइड लगे होते हैं ना, उसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए इसमें बोथ PS2 एंड PS1 आर टेकिंग पार्ट। इसके अंदर आपका PS2 और PS1 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप के रिएक्शंस में, ठीक है। यहाँ पर जो एसिमिलेटरी पावर बनेगा वो आपका ATP भी होगा और आपका NADPH प्लस H+, ये दोनों बनेंगे। तीसरी बात, यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो होगा O2 इवोल्यूशन। क्या होता है बेटा, O2 इवोल्यूशन। ऑक्सीजन का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, ऑक्सीजन हमारी इवॉल्व, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन की इवोल्यूशन हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, ये पर्टिकुलर किस एरिया में होता है, आपकी एनसीईआरटी क्या है, हमारी एनसीईआरटी कह रही है इट अकर्स इन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। ये कहां पर हो रहा है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। बोर्ड पर जितनी चीजें ली जा रही हैं बेटा सबके नीट के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, कोई चीज आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन इवेंट्स आपको देखने को मिल गया है,
ठीक है, इसमें PS2 और PS1 दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एसिमिलेटरी पावर क्या बनी बेटा, एटीपी और एनएडीपी H+ बन रहा है। तीसरा वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है जिसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कह रहे हैं, और ऑक्सीजन हमारी इवॉल्व हो रही है कहाँ पर, इनर साइड या इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसके स्कीम को देखते हैं। इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को एक नाम से और हम जानते हैं, उनको हम बोलते हैं जेड स्कीम। इसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। जेड स्कीम, अच्छा ये जो PS1 और PS2 है, इसका नाम ऐसे रैंडम रखा गया है, कोई इसका साइंटिफिक रीजन नहीं है। जो पहले खोजा गया उसको PS1 कर दिया गया, जिसको बाद में खोजा गया उसको PS2 कह दिया गया। ठीक है, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम्स के नाम पढ़े होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स के नाम पढ़े होंगे ना, है ना, Hint1, Hint3, Hint2 और जो है PS1, ऐसे जो भी हैं ढेर सारे। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इसकी कहानी। ये तो हो गया, इसको छोटा कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम दो रिएक्शन सेंटर बनाएंगे। एक रिएक्शन सेंटर हमारा होगा PS2 का, ये देखिए एक रिएक्शन सेंटर है हमारा PS2 का, और एक रिएक्शन सेंटर है हमारा PS1 का। PS2 में क्या होता है, P680, PS1 में कितना होगा, 700, P700। ठीक है, इसके साथ आसपास क्या मौजूद होंगे बेटा, इसके सहयोगी दल मौजूद होंगे, जिसको हमने क्या कहा था, मिला करके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। इसके पास भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सनलाइट आई, यहाँ पर सनलाइट आई, सनलाइट आई और इन्होंने क्या किया बेटा, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया या ट्रैप किया। ट्रैप करके कहां पर पहुंचा दिया, अपने रिएक्शन सेंटर को पहुंचा दिया। जैसे ही रिएक्शन सेंटर को पहुंचाया इसने, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज पर आ गए। तो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट हो गया, यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। और ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट किया किसने, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट किया हमारे, बताइए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इससे क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब PS2 में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है आपका फियोफाइटिन, वो होता है आपका फियोफाइटिन, ये आपका होता है फियोफाइटिन। अब आप देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ, बेटा ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैकेंट स्पेस बन गया कि नहीं बन गया, वैकेंट स्पेस बना ना। आप अपने कमरे से जब निकल जाओ तो कमरा आपका खाली हो जाएगा और आप उस कमरे में दोबारा नहीं जाओगे अगर वहां पर कोई पहुंच गया हो पहले से, आपके पहुंचने से पहले अगर कोई पहुंच गया हो, जैसे मौसी जी की लड़कियां आ गई, अबूबा जी की लड़कियां आ गई, लड़के आ गए और आपके कमरे को ऑक्युपाई कर लिए, तो आप वहां पर जाओगे, हरित हो जाएगा, है ना। बट नेचुरली ऐसा नहीं हो रहा है कि आप वहां पर नहीं जाओगे, क्योंकि वो जगह वैकेंट थी, अब वो फील हो गई है। कैसे होता है देखिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इस इलेक्ट्रॉन को, जो एक्साइटेड स्टेज पर जो इलेक्ट्रॉन थे इसको एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्ट करने के बाद इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये ट्रेवल करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा हमारा कौन, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा हमारा, मान लीजिए प्लास्टोक्विनोन। एनसीईआरटी में ये सब नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कौन एक्सेप्ट करेगा इसको, प्लास्टोक्विनोन। बस खाली ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद है वहां पे, ये आपके प्लास्टोक्विनोन ने एक्सेप्ट किया। प्लास्टोक्विनोन से ये आया कहां पर, साइटोक्रोम B6F पर आया, ठीक है। साइटोक्रोम B6F पर आने के बाद ये प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ
ये आपके कहाँ पर बेटा प्लास्टोसाइनिन से होता होगा ये इलेक्ट्रॉन, ये पहुंच गया कहाँ पर, ये पहुंच गया आपके PS1 के पास। अच्छा एक चीज और समझिए कि जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही होती है तो क्या इसके ऊपर नहीं पड़ रही, इसके ऊपर भी तो सनलाइट आ रही है ना, कि नहीं आ रही, आ रही है ना, सनलाइट तो इसके पास भी आ रही है, तो इसके पास भी जो सनलाइट आ रही है उसकी वजह से ये जो इसके सहयोगी दल हैं इन्होंने भी लाइट एनर्जी को ट्रैप किया और PS1 को क्या कर दिया, दे दिया। जब PS1 को यहाँ पर इन्होंने दे दिया है अपनी एनर्जी, तो PS1 का भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, PS1 का भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है। अब ये PS1 का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है इसको किसने एक्सेप्ट किया था, पेरोडॉक्सिन ने एक्सेप्ट किया था, वो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने यहाँ के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को क्या किया बताइए, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को साफ करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट तो किया कि नहीं किया, वहां पर नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं आएगा, कंफ्यूज हो गया आप हमारी बात से, क्योंकि अब वहां पर CO30 में कोई इस्तेमाल ही नहीं, ठीक है। अब वहां पर इसके पास PS1 के पास मौजूद है NADP रिडक्टेज एंजाइम, और वो NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, वो NADP रिडक्टेज एंजाइम NADP को रिड्यूस करेगा NADPH+ में। इसका मतलब यहाँ पर ये वाली जो बात मैंने लिखी आप इससे कंफ्यूज मत होइए, ये पूरी तरीके से गलत है। होगा क्या, होगा ये कि ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और इसके पास मौजूद है NADP रिडक्टेज, और वो NADP रिडक्टेज क्या करेगा, वो NADP रिडक्टेज आपके NADP+ को किसमें कन्वर्ट करवाने की कोशिश करेगा, NADPH+H+। तो अब बात समस्या ये आती है कि इलेक्ट्रॉन तो यहां से इसको मिल गया, बट प्रोटॉन कहां से मिलेगा, प्रोटॉन कहां से मिलेगा, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब आप देखिए हो क्या रहा है, एक बड़ा जबरदस्त इवेंट जो हो रहा है यहाँ पर, वो इवेंट ये है कि PS2 में एक और घटना घट रही है जिसको हम बोल रहे थे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या कह रहे थे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है उससे आपको 2 इलेक्ट्रॉन, पहले तो आप बताइए, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है और साथ साथ आपका 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर जो प्रोटॉन यूज हो रहा है, ठीक है, या यहाँ पर जो H आयन आकर के ऐड हो रहा है, वो कौन सा H आयन ऐड हो रहा है बेटा, वो H आयन ऐड हो रहा है आपका ये वाला। तो ये वाला जा करके इसके साथ ऐड होता है, देखिए इधर ये वाला यहाँ पर ऐड होता है, तो इसका इस्तेमाल हो गया, ठीक है, इसका इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वैकेंट हुआ था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल बना था, क्रिएट हुआ था, उस इलेक्ट्रॉन होल को ऑक्युपाई किया था इस वाले इलेक्ट्रॉन ने जो इधर से चला आ रहा था, जो इधर से चला आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन बीच में ये भी तो देखिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसके साथ साथ केमी ऑस्मोसिस भी तो हो रही थी, बोलो। यस केमी ऑस्मोसिस में आपको ये पता था ना कि यहाँ पर जो आपका ADP मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, ATP में कन्वर्ट हो रहा था। यस तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो ATP बनाने में इसने मदद जो की है, साथ ही साथ आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा जहां पर ये इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर की तरफ चला गया और वो यूटिलाइज हो गया। उसके बाद आप देखिए कि सर, आप पूछोगे सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था वो कैसे बनेगा, है ना, ये सवाल आई ना कि भाई एक कमरा खाली हो रहा तो हम उसको भर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था ये फुलफिल हो जाएगा, भर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीज आयन, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज आयन। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस आयन की प्रेजेंस में हो रहा है बताइए फटाफट जल्दी से? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में या तो क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में। बात समझ में आई? तब आप देखिए ये पूरी तरीके से ये जो स्कीम आपको दिखाई पड़ रही है ये जेड के शेप की दिखाई पड़ रही है, इसको आप पलट लोगे तो जेड के शेप का हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? जेड स्कीम कहते हैं। और फाइनली हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है वो एंजाइम हमारा कौन सा है? वो एंजाइम हमारा है NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम कौन सा है हमारा? NADP रिडक्टेज। इस पूरी कहानी को आप फिर से समझिए, केमी ऑस्मोसिस में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। पूरी कहानी आप समझिए। लाइट एनर्जी आई PS2 पर और PS1 दोनों पर एक साथ पड़ी। PS1 पर जब लाइट पड़ी तो इसके जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं इन्होंने लाइट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया, ट्रैप किया और उसको रिएक्शन सेंटर को पहुंचाया। जैसे ही रिएक्शन सेंटर को पहुंचाया वैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया? एक्सेप्ट किया और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से इसको PS1 तक पहुंचाया। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में ये केमी ऑस्मोसिस वाला फिनोमेना चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो हो ही रहा है साथ साथ। केमी ऑस्मोसिस में क्या होता है? प्रोटॉन एनर्जी को हम किसमें यूटिलाइज करते हैं? ADP से ATP बनाने में करते हैं। ठीक, ये मैग्नीज है, ये तो मैग्नीज है ना Mn। हाँ, ये मैग्नीशियम कहाँ है? ये वाला मैग्नीज है। अब ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमने क्या बताया? ये PS1 को पहुंचा, साथ ही साथ जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था, तो इस वाली खाली जगह को किसने एक्सेप्ट किया था बेटा? किसने फुल किया था? इस वाले इलेक्ट्रॉन ने। ठीक, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था उसको किसने फिल किया था? इस वाले इलेक्ट्रॉन ने, जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान बनी थी। तो अब आप देखिए यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये जो जेड स्कीम आपको दिखाई पड़ रही है, जेड स्कीम में PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा, PS2 में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तीसरी इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर केमी ऑस्मोसिस होने की वजह से और साथ ही साथ NADP रिडक्टेज होने की वजह से हमको दो स्टिमुलेटरी पावर मिलती है। पहला तो हमें ATP मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? NADPH प्लस मिलता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखी थी कि नहीं लिखी? बोलो, ये सब आपने लिख लिया था। ठीक है, तो अब फाइनली आप देखिए कि अगर हमको दो NADPH बनाने हैं तो हमको कितने जो है कितने वाटर की स्प्लिटिंग करवानी पड़ेगी? हमें 2 वाटर की स्प्लिटिंग करवानी पड़ेगी। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा? रिएक्शन आपका हो जाएगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 NADP प्लस इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 NADPH प्लस H प्लस, ये मिलेगा। और एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा बेटा? एंजाइम इस्तेमाल होगा इसमें NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। और हमें ये जो इंफॉर्मेशन मिली है क्या है? ये हमारा एक रिड्यूसिंग एनर्जी है। ये हमारा क्या है? ये हमारा रिड्यूसिंग एनर्जी, ये हमारा रिड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, तो हाँ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो बनता है H+। पहले जाएंगे फिर केमी ऑस्मोसिस के थ्रू वहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे। हाँ, CF0 से पास करें, वो तो अभी वो अलग फिनोमेना है, उसमें पढ़ो बड़ा मजा आएगा। पिक्चर मिशेल ने दिया था जो केमी ऑस्मोसिस है। तो बेटा ये आज के लिए इतना ही हम काफी करते हैं। ठीक है, अब आपकी अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे डार्क रिएक्शन पढ़ाएंगे। डार्क रिएक्शन में आपको C3 साइकिल, C4 साइकिल, ठीक है, और ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे। अब आप ये बताइए कल हम इसको कंटिन्यू करें या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करें?
इसी को कंटिन्यू करना, सारे बच्चे इसी को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हाँ, टेस्ट का सिलेबस नहीं यार, पूरा नहीं लेंगे, बच्चे धराशायी होंगे, ठीक है। आपका आएगा फोटोसिंथेसिस, जितना हो जाएगा कितना हो जाएगा। हाँ नहीं, नेक्स्ट टाइम जो 25 तारीख को जो टेस्ट होगा, 25 तारीख को, पहले 25 तारीख सुन लो, 25 को जो टेस्ट होगा उसमें होल सिलेबस आएगा जितना हम पढ़ा चुके हैं, अप टू 24 तक, मतलब 22 तक जितना पढ़ा चुके हैं 23 तक, वहां तक पूरा सिलेबस आएगा। बी रेडी, बी प्रिपेयर, ठीक है। अभी से मैं बता देता हूँ। उसके अलावा अभी जो परसों वाला टेस्ट है उसमें आपका फोटोसिंथेसिस आ रहा है, पूरी आपकी जो है एनिमल टिश्यू आ रहा है, और आपका बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है, ठीक है। और एनिमल किंगडम खुद से पढ़ लोगे? नहीं पढ़ लोगे तभी देंगे ना, इसीलिए पूछ रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, हाँ। लिविंग वर्ड नहीं पढ़ाना है हमको, और एनिमल किंगडम नहीं पढ़ाना है हमको, ठीक है। प्लांट किंगडम में पढ़ाऊंगा, टफ है थोड़ा सा प्लांट किंगडम, उसमें बच्चा परेशान हो जाता है। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, मेगास्पोरोफिल क्या है, मेगास्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, कैविटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है कैविटोफाइट है, जो है डिप्लॉयड जनरेशन कहाँ से शुरू हो रही है, स्पोरोफिटिक जनरेशन कहाँ से शुरू हो रही है, कैविटोफिटिक जनरेशन कहाँ से शुरू हो रही है, बच्चा उसका क्वेश्चन बड़ा गलत करता है। तो फोटोसिंथेसिस हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, और क्वेश्चन आपका आएगा सेल यूनिट ऑफ लाइफ से, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से, और आपका होगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए 7 नंबर जो होता है, 7 नंबर का शुभ होता है, 1 2 3 4 5, 2 चैप्टर आप और ले लीजिए, 2 चैप्टर आप अपनी मर्जी से बता दिए कौन सा डाल रहे हैं आप। सर लिविंग वर्ड डाल दो। हड्डियों वाला डाल रहे हैं, हाँ ठीक है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, और नंबर 7 आपका आता है सेल डिवीजन। लेकिन आप याद रखिएगा कि ठीक है, सेल डिवीजन नहीं देंगे, देंगे आपको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पता तो चले कि आपको SRY जीन के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है, हाँ, या टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के बारे में आपको पता है कि नहीं, हाँ नहीं पता, नहीं पढ़ा है। देखो ये जो SRY जीन होता है, टेस्ट डिटरमाइनिंग रीजन इन Y क्रोमोसोम। तो अबे देखो इधर आपका ये जो Y क्रोमोसोम होता है, आ जा, ठीक है। ये वाला कौन सा आर्म है, शॉर्ट आर्म है, ये वाला लॉन्ग आर्म है। शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं, P या Q, P, ये आपका P है, और ये क्या है, Q, ठीक है। शॉर्ट आर्म के यहाँ पर एक जीन होता है, जीन क्या है आपका, सेगमेंट ऑफ द DNA, इसको हम बोलते हैं SRY जीन। ये जो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन इन Y क्रोमोसोम जो है, ये डिसाइड करता है कि जो डेवलपिंग फीटस है वो मेल होगा या फीमेल, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। इसी की वजह से डिसाइड होता है, ठीक है, ये चीज होती है। SRY जीन का ये काम होता है। इसी SRY जीन को हम बोलते हैं TDF, यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, और
उस वक्त एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। वो एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, फीमेल के डेवलपमेंट को सप्रेस करता है। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। इसको इसकी फोटो ले करके ना हमको भेज देना व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आज का पेपर बना दूं। ठीक है बेटा, बाय, गुड नाइट।